नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट आजमगढ़ से आज फिर आपके बीच में हूं। और जैसा कि हम लास्ट वीक बात कर रहे थे डायबिटीज़ या मधुमेह रोग और आपकी गर्भावस्था और आपकी फर्टिलिटी की, उसी की कंटिन्यूएशन में मेरे पास कुछ और प्रश्न आए थे और मैंने सोचा कि इस हफ्ते हम लोग उसको डील करते हुए चलें। तो बहुत लोग को ये लगता है और उनका ये प्रश्न था कि मैडम, क्या अगर हमको शुगर है तो हम कभी प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ आपकी प्रजनन क्षमता को ख़त्म नहीं करती है। हाँ, डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने से आपको प्रेग्नेंट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। प्रेगनेंसी के बाद आपके मिसकैरेज के, आपकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ पर से आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल को कम या ख़त्म नहीं करती है। तो इवन डायबिटिक महिलाएं बिना किसी दवा के भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरा प्रश्न जो मेरे सामने आया था, जैसा कि मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ, तो पेशेंट मेरे पास कई बार आता है, उसको शुगर होता है और वो बोलता है मैडम मेरे को तो बहुत दिनों से शुगर है, मेरा शुगर कंट्रोल चल रहा है, तो आप मेरा आईवीएफ क्यों नहीं कर देते हैं, अभी कर दीजिए, कितना दिन वेट करें, अब इतनी मुश्किल से हम इस स्टेज तक पहुंच पाए हैं, हम डिसाइड कर पाए हैं कि हमको आज अब अपना आईवीएफ कराना चाहिए। तो उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, डायबिटीज़ में भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, आपका आईवीएफ किया जा सकता है, आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसके पहले आपकी शारीरिक फिटनेस, आपका अपना स्वास्थ्य किसी भी आने वाले बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगी, आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देंगी। तो इसलिए जब कभी कोई महिला जिसको डायबिटीज़ है वो मेरे पास आती है, तो मेरा पहला आकलन होता है, 3-4 चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। उसका शुगर लेवल लास्ट 3 to 5 मंथ्स में कैसा चल रहा था, किन दवाओं पे कंट्रोल है, उसका फिज़िकल स्टेटस कैसा है, उसकी डायबिटीज़ कितनी पुरानी है और उसके शरीर के किन किन अंगों पे उसका असर ऑलरेडी आ चुका है। यकीन मानिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि एक लाइफस्टाइल बीमारी है जो काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है, लेकिन जब वो आपको होती है तो एक चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि फ्रैंक डायबिटिक होने में जिस दिन से आपकी बॉडी ग्लूकोज को ठीक से हैंडल नहीं करती है, या जिस दिन आपका ग्लूकोज टॉलरेंस डिरेंज्ड होता है, उस दिन से 5 से 10 साल आपको लगते हैं फ्रैंक डायबिटिक होने में। ये वो 5 से 10 साल का विंडो है जहाँ से रिवर्ट होना पॉसिबल है। अगर आप उस लेवल पे अपनी शुगर को कंट्रोल में लाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल पा लेते हैं, तो आप फ्रैंक डायबिटीज़ की तरफ जल्दी नहीं बढ़ते हैं या कभी नहीं बढ़ते हैं। तो इसलिए वो जो शुगर हम फास्टिंग और पीपी तुरंत करके अपने आप को कह देते हैं कि हमारा शुगर नॉर्मल चल रहा है मैडम, वो मेरे लिए टेस्ट नहीं है शुगर का। अगर कोई महिला के पास हिस्ट्री है तो स्पेशली उनमें जो फास्टिंग और पीपी का शुगर है, वो उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए अच्छा है जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं। उनकी दवाओं की डोज हम कैसे कंट्रोल करें, उनके लिए हम फास्टिंग और पीपी देखते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, आप आईवीएफ करना चाहती हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, और ये बात पुरुषों पे भी उतनी ही अप्लाई होती है जितना कि महिलाओं पे। जैसा कि जो डायबिटीज़ है, ये जो डायबिटीज़ है मैं आपको बताना चाह रही थी, ये जो डिरेंज शुगर है आपके ब्लड में, ये आपकी बॉडी की एक एक नस, न्यूरॉन से लेकर के ब्लड की कोशिकाओं सबको असर करती है। शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं बचता है जिस पे इसका असर ना हो। कुछ असर जो हम जांचों द्वारा देख पाते हैं, बट ओवरऑल असर कहाँ कहाँ कितना हुआ उसके बारे में जानकारी पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमको ये मान के चलना पड़ता है कि हाँ, शुगर कंट्रोल है, आंखें ठीक है। कुछ चीज़ें जो हम पैल्पेबली देखते हैं लोगों में, जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें
एक पेशेंट जो एक चीज़ है वो हम आपकी आंखों में डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं हो रही है। डायबिटीज़ के पेशेंट जब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है तो उनके नर्वस सिस्टम पे असर पड़ता है, तो वो जब आंख में होता है तो आपको दिखाई पड़ना कम होता है। आपका जो आंख का पर्दा रेटिना है उसका डिटैचमेंट होने लगता है। उसके अलावा मेजर ऑर्गन्स में से जो आपकी किडनी है, किडनी में छोटे छोटे छलनियाँ हैं जो कि आपके ब्लड को छान करके फ्रेश करती हैं, प्योर करती हैं, उन पे असर पड़ता है, जिसको हम डायबिटिक इंड्यूस लोगों को रीनल डिजीज़ होती हैं। आगे जा कर के रीनल फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं जिन लोगों की शुगर अच्छे से कंट्रोल नहीं होती है। तो इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं, आप दोनों पार्टनर्स में, मेरे लिए आप एक अकेले ही नहीं हैं, आप दोनों पति पत्नी एक यूनिट हैं जब हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जब तक दोनों यूनिट का हर चीज़ बढ़िया नहीं चलेगा, जो होने वाला बच्चा है उसमें असर आ सकता है। तो इसलिए हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आपको मैं फॉलिक एसिड नहीं खिला रही हूँ तो आप ये मत सोचिए कि आपकी डायबिटीज़ आपके बच्चे पे, आने वाले बच्चे पे या आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पे असर नहीं डालेगी। तो अगर पुरुष डायबिटिक है तो उसको भी अपना शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। स्ट्रिक्ट ग्लाइसेमिक कंट्रोल उसको हम कहते हैं, टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल। हमको अपना ब्लड शुगर खाने के बाद वाला 140 के नीचे रखना है, खाने के पहले वाला 100 के आसपास रखना है। मोटा मोटा फंडा ये है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो 100 से 120, अब तो हम लोग 110 भी बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो ये है आपको, तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ये शुगर लेवल पहले से ही 100 के आसपास रखेंगे तो आपको आगे चल कर के दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ दवाएं होती हैं डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए। डायबिटीज़ 2 तरह की होती है, मैंने अपनी पिछली टॉक में भी कहा था। इंसुलिन डिपेंडेंट, जो बहुत यंग एज में शुरू हो जाती है, जहाँ पे आपकी पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाती ही नहीं है, तो आपको हमेशा बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, और ये बहुत अधिकतर यंग एज में शुरू होती है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पे आपकी बॉडी जो है इंसुलिन की बात को नहीं मानती है, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिससे आपको वही सेम काम कराने के लिए जहाँ 10 ग्राम इंसुलिन चाहिए वहाँ 1000 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा कॉमन है, वो हमारे लाइफस्टाइल से ज़्यादा रिलेटेड है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ साथ। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर दोनों पेरेंट्स आपके डायबिटिक हैं तो लगभग तय है कि आपको डायबिटीज़ होनी है, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो जो शुगर का ट्रीटमेंट होता है उसमें हम दवाएं देते हैं, इंसुलिन के अलावा वो दवाएं देते हैं जो आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाते हैं। ये पार्ट जो बीमारी का है ये सेम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के पेशेंट्स को होता है। उनकी भी बॉडी इंसुलिन की बात नहीं मानती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ओबेसिटी, जो मोटे लोग होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उन सब लोगों को उनकी बॉडी इंसुलिन की बात माने, इसके लिए हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स नाम की दवाएं देते हैं। मेटफॉर्मिन, मायोआइनोसिटॉल, डीकाइरोआइनोसिटाल, इस प्रकार की दवाइयाँ हैं। तो हम आपकी शुगर आपको कितने साल से डायबिटीज़ है ये जानने के बाद हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की दवाएं ले रहे हैं, किन दवाओं का सेवन कर रहे हैं, और उन दवाओं के साथ आपका शुगर कितने अच्छे से कंट्रोल है। अगर उसमें कोई दवा ऐसी होती है जो हमें लगता है प्रेगनेंसी में के बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो आपके बच्चे के लिए वो हानिकारक होगी, तो एज एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम आपको आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजते हैं और उनको कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको उन दवाओं पे स्विच ओवर करें जो कि प्रेगनेंसी में कंटिन्यू की जा सकती हैं। उनमें से एक मेटफॉर्मिन है, जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। तीसरी चीज़ होती है कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस।
आपकी डायबिटीज़ जो है आपके शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित कर चुकी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम आपका फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, जिसमें आपकी आँख का चेकअप ज़रूरी है, आपके हार्ट का चेकअप ज़रूरी है, आपके किडनीज़ का चेकअप ज़रूरी है। उसके साथ साथ कई लोगों को पैरों में दर्द होता है, झंझनाहट लगती है, कभी पैर सो जाता है, कभी बहुत उसमें झिन झिन करता है, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। तो वो सब कई तरह की विटामिन्स की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। कुछ लोगों को लूज़ मोशन बार बार होने लगता है अगर उनको डायबिटीज़ होती है, और डायबिटीज़ की दवाओं से भी लूज़ मोशन होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों का पहले हम चेकअप करते हैं। अगर ये सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या आपका फिजिशियन मुझे ये ग्रीन सिग्नल दे देता है कि आप फिट हैं प्रेगनेंसी को कैरी करने के लिए, तो कोई रीज़न नहीं है कि आप डायबिटिक हो के भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर सकती हैं या आईवीएफ नहीं करा सकती हैं। तो सब कुछ का मूल मंत्र है कि सबसे पहले आप अपने को देखिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। जब आप दोनों फिट हो जाएं तब आपको आगे करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, यदि कोई व्यक्ति रिसेंटली विद इन 3 months उसको डायबिटीज़ हुई है या उसका शुगर बढ़ा हुआ पहली बार आया है, जब वो उसके पहले उसका शुगर जांच ही नहीं हुआ, वो मेरी क्लिनिक में आया, मैंने उसको फिजिकल फिटनेस की जांच की, उसमें वो डायबिटिक निकला, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए, कितना दिन इंतज़ार करना चाहिए उसको इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले? तो अमूमन 2 से 6 महीने लगते हैं आपकी शुगर को कंट्रोल होकर के नॉर्मल आने में। वो ब्लड में आपको नॉर्मल दिखाई पड़ जाती है फास्टिंग पीपी में, लेकिन बॉडी पे उसका असर ख़त्म होने या पूरी तरह से कंट्रोल होने में लगभग 2 से 6 महीने लगते हैं। तो उतने दिन तक हमको वेट करना चाहिए। अगर आपको पहली बार डायबिटीज़ डायग्नोस की, मैंने अपने यहाँ जब आपकी जांच कर रही थी इसके लिए कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, और इसके लिए मैं जो मेरे पेशेंट्स मेरे पास इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जिनको रिपीटेड मिसकैरेज हुए होते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ की, उन सब की मैं एक HbA1c नाम की जांच करती हूँ। ये HbA1c जो नाम की जांच है, ये जांच आपका पिछले 2-3 हफ्ते से 3 महीने में आपकी बॉडी का शुगर कंट्रोल कैसा था ये बताती है। और नॉर्मली बाकी देशों में 6.5 के नीचे का कोई भी HbA1c अच्छा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 5.8, इंडियंस के लिए 5.8 HbA1c कट ऑफ है डायबिटिक होने के लिए, और 5.4 to 5.8 में अगर आपका है तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। 6 के ऊपर मान के चलिए, और जब आप ट्रीटमेंट पे हैं तो आपका HbA1c 6.5 के नीचे होना चाहिए। तो हमारे देश के लिए हमारा टारगेट होता है कि हमारा HbA1c 6 के नीचे होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा है, हमारा शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल है, और इसका अब कोई अनटूवर्ड इफ़ेक्ट हमारे आने वाले बच्चे पे नहीं होने वाला है। तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा ये शुगर 2 से 6 महीने में कंट्रोल हो जाए, हमारा HbA1c 6 के नीचे आ जाए या 6 पे आ जाए, और हमारी बॉडी में सब कुछ बढ़िया रहे, हमारे मिसकैरेज होने के चांसेस कम हो जाएं, हमारे प्रेगनेंसी होने पे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाएं। तो उसके लिए हम प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन नाम का शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ। प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि प्रेग्नेंट होने के पहले आप अपनी बेस्ट हेल्थ में आ जाएं, चाहे वो आपका बॉडी वेट हो, चाहे आपका BMI हो, चाहे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे आपका शुगर लेवल हो। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी नई नई आदतें लानी पड़ती हैं। छोड़ने में मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे देश में, मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे महिलाओं में स्मोकिंग उतनी कॉमन नहीं है, मेट्रोज़ में काफ़ी हो गई है अभी, लेकिन टबैको डिफरेंट फॉर्म्स में लोग तंबाकू खाते हैं। कोई गुल करता है,
कोई गुटखा खाता है, कोई खैनी खाता है, वो पति पत्नी दोनों को स्मोकिंग और टबैको का सेवन बंद करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल इनटेक आप करते हैं उसको आपको कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है आपका वेट। अगर आप ओवरवेट हैं, मैं यहाँ पे फिर से रिकैप करूँगी अपने पिछली टॉक से कि बॉडी मास इंडेक्स हम यूज़ करते हैं आदमी को हेल्थी डिफाइन करने के लिए। वो कैसे निकाला जाता है? आपका जितना वजन होता है उसको आपके पूरे बॉडी के वेट से जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका BMI निकल के आता है। और भारतीय महिलाओं में नॉर्मल BMI 18 से 23 माना जाता है। और 23 के ऊपर से लेके 27 के बीच में अगर आपका BMI है तो आप ओवरवेट माने जाते हैं। और अगर 27 के ऊपर है तो आप फ्रैंक ओबीज माने जाते हैं। तो आपका टारगेट है कि आपका BMI 27 के नीचे आना चाहिए। उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी को जारी रखना है। हर डायबिटिक व्यक्ति को मैं देखती हूँ, मेरे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड बोलते हैं 3 से 5 किलोमीटर टहलिए, सिर्फ दाल रोटी साग खाइए और 1 गिलास दूध गाय का ज़रूर पीजिए। तो वो काफ़ी हद तक सही हैं। मैं कभी कभी कहती हूँ कि भाई मेरा पति तो लोगों को सब्जियाँ फल खाने पे एकदम रोक लगा देता है, लेकिन हर फल हर सब्जी की अपनी विशेषता होती है। वो ब्लड में जा कर के शुगर को किस तरह से फ्लक्चुएट करता है, इसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि आप कौन सी चीज़ ज़्यादा खा सकते हैं, कौन सी चीज़ कम खा सकते हैं। और फिज़िकल एक्टिविटी सबसे बड़ी दवाई है आपकी बॉडी को इंसुलिन नाम के हार्मोन की बात मनवाने के लिए या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। तो आप अगर रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें 5 दिन आपको थोड़ा एकदम रिगरस मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट 5 days a week। और अगर हो सके तो एवरी डे 30 to 60 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। सपोज़ आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो चलते हैं आप अपना स्टेप काउंटिंग रखिए। आजकल तरह तरह की घड़ियाँ आ गई हैं, फ़ोन आ गए हैं जिसमें वो आपका स्टेप काउंट नोट करता है। और 10,000 स्टेप अगर आप रोज़ चलते हैं तो आपको अलग से अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप ओबीज या ओवरवेट नहीं हैं, मेंटेनेंस के लिए इससे बढ़िया एक्सरसाइज कोई भी नहीं है, इससे ईजियर एक्सरसाइज नहीं है। जो महिलाएं हैं, होम मेकर्स हैं, गृहिणियां हैं, वो अपने घर में अपना झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े खुद से करती हैं, मशीन यूज़ नहीं करती हैं। और उसके साथ 3000 कदम रोज़ एक्सक्लूसिवली सिर्फ अपने लिए चलती हैं, तो उनको और किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। तो फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको अपने को फिज़िकली फिट रखने के लिए आपको ऐसा गोल बनाना है कि जिसको आप फॉलो कर सकें। मान लीजिए आज आपने जिम ज्वाइन कर लिया, आपने ट्रेनर ज्वाइन कर लिया, 2 दिन आपने किया, उसके बाद आपका जोश ठंडा पड़ गया, तो वो काम करने वाला नहीं है। आपका जो भी गोल होना चाहिए लाइफ में वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है कि वो एकदम आपको सूट करे, आप उसको मेजर कर सकें, वो टाइम रिलेटेड हो और आप उसके रिजल्ट का आकलन करके अपने को रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो भी मन करे वो दे सकें। तो ऐसा गोल चूज़ करना चाहिए। तो अगर आप ओवरवेट हैं, आप प्रेगनेंसी या IVF प्लान कर रहे हैं तो 3 महीने ले लीजिए, 4 महीने ले लीजिए, उतने में आपके रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं आने वाला है। पहले अपना बॉडी वेट अंडर कंट्रोल कीजिए। तो उसको पहले एक्सरसाइज के द्वारा किया जाता है, दूसरा डाइट के द्वारा किया जाता है। डाइट में मैं आपको फिर से वही बताना चाहूँगी कि जब कभी भी आप चाहते हैं कि आपका शुगर कंट्रोल रहे, आपका वेट लॉस हो, या अगर आपका वेट ठीक है तो वो बढ़े नहीं, तो आपका जो भोजन होना चाहिए वो एकदम बैलेंस होना चाहिए। उसमें 40% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, 20% से 25% से ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, लगभग 30% तक प्रोटीन होना चाहिए। और जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो,
जो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना नीचे होगा वो फूड उतना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। आप सोचते होंगे कि मैं ये रोज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्ड क्यों यूज़ करती हूँ और इसका मतलब क्या होता है, मैं बार बार बताना भूल जाती हूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हर खाने का वो पार्ट है, वो मेजरमेंट है जो दिखाता है। मान लीजिए मैंने एक सेब खाया तो सेब खाने के बाद मेरे ब्लड में शुगर लेवल कितना ऊपर गया, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। जैसे आज ही मैं पढ़ रही थी कि एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कहीं पे भी 36-37 के करीब है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सरप्राइज थी। मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 होता है और केले का 51 होता है। ऑन कॉन्ट्रेरी जो वाटरमेलन है उसका 71 होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खा के आपके ब्लड शुगर में कितना हाई जल्दी होगा और कितना होगा उसको डिफाइन करता है। उसके अलावा दूसरा वर्ड होता है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड वो होता है कि उसको खाने के बाद आपकी बॉडी में कितना शुगर रहेगी, कितने दिन के लिए शुगर मिलेगी। तो इन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को देख करके आप अपना भोजन डिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जो चीज़ यहाँ जीभ पे रखने पे तुरंत पिघल के मीठी लग के टेस्टी लग के अंदर चली जाए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। और जिसको खाने में चबा चबा के मेहनत करनी पड़ जाए, आप पक जाए जिसको खाते खाते, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और वो आपके सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए अपनी डाइट में। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में मैं बात कर रही थी, तो हम लोग को खाना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? आपका ज्वार है, बाजरा है, राई है। जितना ज़्यादा मोटा अनाज होगा उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना कम होगा। दालों में काला चना इतना बढ़िया है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना अच्छा है। और सुपर प्रोटीन कहलाती हैं दालें और लेग्यूम्स। तो अगर आप इसको अपने भोजन में, मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चना खा सकती हूँ लेकिन मेरे को कोई भी दाल पसंद नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनको ना खा करके मैं अपनी बॉडी के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रही हूँ। तो इसलिए आप लोग अपने भोजन में इन दालों को, चना, मटर, राजमा, लोबिया, इनकी भरपूर मात्रा का प्रयोग करें। और उसका सबसे सिंपल फंडा है, ब्रेकफास्ट से डिनर तक जो आपकी 3 मेन मील है, मेन भोजन है, उसके हर पार्ट में आपको हर प्रोटीन जरूर होना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फैट भी होता है। आज आप लोगों के लिए मैं पढ़ रही थी तो मेरी भी ज्ञान में वृद्धि हुई और मुझे पता चला कि जो कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और अखरोट है, पिस्ता है, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो आपको अपना खाना जो है ऐसे रखना है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई ना जाए, वो बैलेंस्ड हो इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और जो आपका मील का इंटरवल है वो रेगुलर हो, 3 से 4 घंटे पे हो और एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि रात का खाना 7 से 8 बजे तक खा लीजिए और सुबह का नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच कर लीजिए। तो बॉडी एक फास्टिंग स्टेट में जाती है 12 से 14 घंटे, जिसमें वो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है। उस वक्त जो वो ऊर्जा का प्रयोग करती है वो ऊर्जा होती है जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड है अगर आप नहीं खाएंगे तो। ऑन कॉन्ट्ररी जो हमारी इंडियंस की हैबिट है, हम सुबह नाश्ता करना भूल जाते हैं, दोपहर में हड़बड़ तड़बड़ में खाते हैं और रात को खूब सारे व्यंजन पका के खा के सो जाते हैं। ये वर्स्ट है और यही कारण है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल हो गई है। तो वो व्यक्ति, मैंने पिछली बार बताया था, जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और जो खुद मोटे हैं, इन 3 व्यक्तियों को अपना जो है वेट और डाइट पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। अपने को एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, वरना उनको शुगर होने के ऑलमोस्ट 100% चांसेस हो जाते हैं। फिर आती है बात फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की। क्योंकि डायबिटिक जो माएँ हैं वो अगर प्रेग्नेंट होती हैं
तो उनके में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चों के बनावट में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का, कार्डियक हार्ट की बीमारी होने का, किडनी का, ये सब के, और एक मैंने बताया था रीढ़ की हड्डी में नीचे जो टेल बोन होती है उसके डिसअपियर होने के, इस तरह की एनॉमलीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको हाई डोजेस ऑफ फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन अपने डॉक्टर से लिखवा करके लेना चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल आप मल्टीविटामिन्स खाते हैं उसमें डाइटरी रिकमेंडेशन वाला फॉलिक एसिड होता है, और आपको 5 मिलीग्राम वाला फॉलिक एसिड का टैबलेट खाना है, वो डॉक्टर के लिखने के बाद ही मिलता है। तो स्मोकिंग छोड़ दीजिए, वेट कंट्रोल कीजिए, डाइट कंट्रोल कीजिए, ड्रिंक करते हैं ड्रिंक मत कीजिए, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वो है चिंता और टेंशन। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चिंता से शुगर बढ़ेगी घटेगी नहीं। अगर चिंता करके हम लोग बच्चा पालें, चिंता करके बीमारी ख़त्म कर ले, तो सब मिलके चिंता करते हैं। यही मैं हमेशा जैसे थे। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस कैसे दूर करें? ऋतु सुनील गुप्ता जी, प्राणायाम कीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए, बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करिए, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, आंख बंद करके अपनी सांस पे फोकस कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए और योग निद्रा। मैं जब कभी भी स्ट्रेस में होती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं 15 मिनट के लिए गायब हो जाती हूँ ओपीडी से और जा कर के योग निद्रा सुनती हूँ, योग निद्रा करती हूँ, और वो यकीन मानिए आपको काफ़ी रिलीफ देता है। तो आप उसको एक बार फॉलो करके देखिए। तो एक बार जब आपका ये सब कुछ कंट्रोल हो गया, आपका शुगर HbA1c लेवल नीचे आ गया, 6 के आसपास, इवन 6.5 पे मैं ट्रीटमेंट शुरू कर देती हूँ। अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, मैं जो डाइट दे रही हूँ, मैं जो एक्सरसाइज दे रही हूँ, चलिए मैं अपने मरीजों को वो सारी चीज़ें लिख के कोशिश करती हूँ कि बता सकूँ। लिख के ना बता सकूँ तो मुंह से बार बार मिलने पे बोल के बता सकूँ। बड़े शहरों में उसके लिए आपके पास डायटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इस पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि हर चीज़ के लिए हमको डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और हम ऑनलाइन अपना डायटिशियन बुक कर सकते हैं, अपना योगा कोच बुक कर सकते हैं, अपना एक्सरसाइज कोच बुक कर सकते हैं, और उन सब के डायरेक्ट टच में रह करके हम अपने स्वास्थ्य पे दोबारा से पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर इन चीज़ों पे पैसा बर्बाद कीजिए, लेकिन हम में से हर आदमी अपने ऊपर, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपने को सबसे आखिरी में देखो, बाकी लोगों का ध्यान रखो। ये हमारी भारतीय सभ्यता है, ये एक ट्विस्टेड भारतीय सभ्यता की सीख है। भारतीय सभ्यता आपको कभी नहीं ये कहती है कि आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करके आप सारा काम कीजिए। वो हमेशा यही अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म मुझमें है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो सबसे पहले ये जो बॉडी आपका मंदिर है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य को सही कीजिए, और उसके बाद बाकी लोगों के लिए काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रही आप घर में खाना मत बनाइए, बड़ों का आदर मत कीजिए, समय से लोगों को चीज़ें मत भेजिए, पति को ऑफिस जाने से पहले खाना मत दीजिए, लेकिन ये सब कुछ करने के साथ साथ आपको कुछ समय अपने लिए निकालने की ज़रूरत है, और उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप सही से करेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से, जैसा कि मेरा हर बार ये मानना है कि 80% बीमारियां आज की तारीख में, चाहे आप थायराइड है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जितनी बीमारियां हैं, एक का आप नाम लीजिए, ये सब कुछ आपको स्ट्रेस से होता है। और अगर आप अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल कर लेंगे, आपकी स्ट्रेस से नहीं, आपकी फॉल्टी लाइफस्टाइल चॉइसेस से होता है, और अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लेंगे तो यकीन मानिए मेरे पास आपको सिर्फ खुशखबरी के लिए आना पड़ेगा, बीमारी का इलाज करने नहीं आना पड़ेगा। और मेरा यही एम है, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बीमार देखूं, बीमारी की दवाई करूं। मैं चाहती हूं आप मेरे पास इतनी खुश होकर के, इतनी खुशी से आए और खुशखबरी लेके आए, प्यारे प्यारे बच्चे लेकर के आए, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है
इस ज़िंदगी का एक ही एम है कि अगर मैं कुछ लोगों को भी, अपने इर्द गिर्द कुछ परसेंट लोगों को भी इस बात के लिए कन्विंस कर पाई कि लाइफस्टाइल सिर्फ चेंज करने से उनकी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो यकीन मानिए कि वो मेरे लिए पद्मश्री या पद्म भूषण से बड़ा अवार्ड होगा। और इसी की कोशिश में दिन रात मैं लगी रहती हूँ और आप लोगों से बातें करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि शायद मेरी बातों का किसी पे तो असर हो रहा होगा, और अगर उसकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज हो गया तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है HbA1c, जो मैंने आपको बता दिया। HbA1c जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपके होने वाले बेबी में आपको मिसकैरेज होने के चांसेस होंगे, आपके बच्चे में जितने मैंने डिफेक्ट्स बताए उनके चांसेस होंगे। उसके अलावा सडन IUD इंट्रायूटराइन फीटल डेथ डायबिटिक महिलाओं के में बहुत ज़्यादा होती है। वो अचानक ठीक ठाक से सोती हैं और उठती हैं तो उनका बच्चा लाइव नहीं होता है। और यकीन मानिए, एज अ ट्रीटिंग फिजिशियन, एज एन ऑब्स्टेटिशियन, मैं इतनी स्केर्ड होती हूँ अगर कोई डायबिटिक महिला प्रेग्नेंट होती है, जो और स्पेशली ये 7 मंथ्स के ऊपर जाकर के ज़्यादा होता है, तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती है, जितना शायद वो उतना टेंशन नहीं लेती होगी, क्योंकि उसे वो पता नहीं है जितना मैं इस बात के लिए टेंशन में रहती हूँ, जब तक उसको सेफ डिलीवरी, जच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं मिल जाते हैं। तो आपका शुगर अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो मिसकैरेज के चांस बढ़ेंगे, सडन इंट्रायूटराइन फीटल डेथ के चांस बढ़ेंगे, आपका बच्चा मोटा होगा जिसको मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं, जो हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, या कभी कभी बहुत पतला हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि मेटफॉर्मिन नाम की दवाई अगर शुरू से चल रही है किसी को और उसको इंडियन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने अप्रूव किया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ आजकल मेरे पेशेंट अपना पेपर पढ़ते हैं, अपनी दवाओं का लेबल पढ़ते हैं और मिस गूगल से पूछते भी रहते हैं कि ये दवाई उनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो वो मेरे पास लौट के आते हैं, मैडम ये तो शुगर की दवाई है, आप मुझे क्यों खिला रही हैं तुम, और ये दवा तो प्रेगनेंसी में नहीं खानी चाहिए, आप मुझे ये क्यों दे रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये ऑफ लेवल ड्रग है और मेटफॉर्मिन पे बहुत रिसर्च हुए। आज की तारीख में आप वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च मेडिसिन जो है, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मेटफॉर्मिन के ऊपर इतना रिसर्च हो चुका है कि ये दवा बिल्कुल सेफ पाई गई है। और इस दवाई से जो मैक्रोसोमिक बेबी होते हैं, डायबिटिक मदर के बच्चों का स्किन बहुत मोटा होता है और वो आगे चल करके खूब हेल्थी हो जाते हैं और उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने में अधिकतर शोल्डर डिस्टोशिया होता है, शोल्डर फंस जाता है, वो सारे कॉम्प्लिकेशन को मेटफॉर्मिन रोकता है। जो डायबिटिक महिलाएं हैं उनको प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म लीकिंग हो सकती है, उनकी बॉडी की रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी कम होने से वो बार बार फ्रीक्वेंट UTI का शिकार हो जाती हैं और बच्चा मोटा होता है, समय से पहले उनको हाइपरटेंशन हो सकता है, अगर साथ में ब्लड कम है तो और भी कम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके लिए उनके में सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा उनका हाई रेट होता है सिजेरियन से डिलीवरी होने का, और बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन होती है। और लास्ट थिंग, पोस्ट नेटल डिप्रेशन डायबिटिक मदर्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो IVF तो मैं आपका 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आगे पीछे कर दूंगी, लेकिन अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ मैंने आपको प्रेग्नेंट कर दिया तो यकीन मानिए मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं आपको सिर्फ प्रेगनेंसी देना मेरा मकसद नहीं है, आपको एक हेल्थी प्रेगनेंसी देना जिसमें आप अपने इस मातृत्व का, इस प्रेगनेंसी का और अपने बच्चे का पूरा सुख उठा सकें, आप अपनी इस प्रेगनेंसी स्टेट को एंजॉय कर सकें, आपका बच्चा पैदा हो तो उसको NICU में ना डालना पड़े और ये सारी चीज़ों से मैं बचा सकूं, तब मैं एक सफल फिजिशियन कहला पाऊंगी, एक सफल डॉक्टर कहला पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं रिकैप करूंगी कि अगर आप डायबिटिक हैं
तो भी आप माँ बन सकती हैं। डायबिटीज़ आपकी प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशन ला सकता है, लेकिन वो आपकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को ख़त्म नहीं कर सकता है, और डायबिटिक महिला भी माँ बन सकती है। हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या आप IVF प्लान कर रही हैं, तो उसके पहले आपको अपना शुगर, अपना बॉडी वेट, अपना मेडिकेशन और अपना फिजिकल चेकअप, हेल्थ, सब कुछ का पहले से ध्यान रखना चाहिए। उन सबको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, जिसको मैं प्री प्रेगनेंसी ऑप्टिमाइजेशन कहती हूँ। आपकी खाने पीने की कोई गलत आदत है जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आपको छोड़ना चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। 30 से 60 मिनट एटलीस्ट 5 डेज अ वीक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। कोशिश करके एक दिन ऑल्टरनेट डे, 1 या 2 दिन आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस भी करना चाहिए। और गृहिणियों के लिए कपड़े धोना, सामान उठाना, खाना बनाना, रोटी बनाना, ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होता है। लाइफ की किसी भी स्टेप पे, प्रेगनेंसी और IVF के किसी भी स्टेप पे मैं कभी भी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह नहीं देती हूँ। वो सारे काम जो आप आसानी से कर सकते हैं, वो डायबिटिक होके भी अगर आप करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। अपने खाने में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का इस्तेमाल करें। ढेर लीन प्रोटीन किसका होता है, मैंने दालें आपको बता दी। उसके अलावा फिश बहुत अच्छा सोर्स होती है। एग, पोल्ट्री का हो गया। आपको लीन मीट खाना है, लीन प्रोटीन खाना है। आपको जो ट्रांस फैट है, पैक्ड फूड है, जंक फूड है, इससे बचना है। आपने ट्रिगर नहीं करना है शुगर के लेवल को अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा। रेगुलर इंटरवल पे 3 से 4 घंटे पे आपको हेल्थी फूड खाना है। और इतना सब कुछ अगर आप करेंगे तो आपको जो है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी, आपका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, कोई कारण नहीं है कि फेल हो सके। और अगर आपको न्यूली डायबिटिक फाउंड हुए हैं आप, तो आपको 2 to 6 मंथ वेट करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कि मैंने जो बातें की वो आपको पसंद आई होंगी, उससे आपने कुछ सीख ली होगी, कुछ समझा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अभी मैं चैट लाइन में जाके देख ले रही हूँ, कुछ लोग मुझे स्ट्रीम लाइन में आने को रिक्वेस्ट करते हैं, उसका मतलब मैं नहीं समझ पाती हूँ। उसके बजाय अगर वो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता है जानने के लिए और आपको बताने के लिए, क्योंकि ये मुझे किसी को अपने चैट लाइन में जोड़ने से थोड़ी दिक्कत होती है। मुझे नहीं पता वो आदमी कैसे क्या पूछने वाला है, तो लिख करके अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पे कौन क्या चाहता है आप दूर से नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बहुत सारी मेरे को नमस्कार, प्रणाम और जो कुछ भी आप कहते हैं, यही मेरी ताकत है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट, शब खैर, सी यू सून, लव यू ऑल। कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप बात करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे इस चैट लाइन में लिख के भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे कुछ बात कर सकूँ।